आज हमारे साथ हैं सविता जी, जो कि रोहिणी से हैं और समाज सेवी भी हैं और टीचर भी हैं। मैं मैडम आपसे जानना चाहूँगा कि आज आप यहाँ पर सोशल फॉर जस्टिस में आए हैं, तो यहाँ पर आपको सम्मानित किया गया। इसके लिए मैं आज सुरेंद्र कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और सम्मानित किया, और उनके इस कार्य के लिए उनको बधाई देती हूँ कि उन्होंने एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में एक ऐसा कार्यक्रम किया जो हमारी युवा पीढ़ी को बाबा साहब के विचारों के प्रति प्रेरित करता है। आप किसी संस्था में भी हैं, वो क्या है आपकी संस्था? संस्था में मैं संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक मंच की चेयरमैन भी हूँ, और हमारे कन्फेडरेशन के माध्यम से मैं महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजिका भी हूँ, जिसके माध्यम से मैं महिलाओं के बीच में बाबा साहब के विचारों को लाने का और महिलाओं के सशक्त होने, किस प्रकार हमारी महिलाएं सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी निभाएं, उसके प्रति मेरी कोशिश रहती है कि महिलाओं में जागरूकता लाई जाए। तो आप ये जो जागरूकता फैलाते हैं, तो क्या वो SC ST में ही फैलाते हैं या अदर्स में ही फैलाते हैं? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब हिंदू कोड बिल पास किया था तो वो किसी एक SC ST समाज की महिला के लिए नहीं किया था, क्योंकि हमारी जो महिला समाज है, हमारा महिला शक्ति है हमारी, वो तो हमारे जो 4 वर्ण है उसमें किसी वर्ण में भी नहीं आती। एक ऐसा वर्ग है हमारी महिलाओं का जिसकी एक अपनी ही जाति है। तो बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल बनाया था तो उसमें किसी एक समाज की महिला के लिए नहीं, बल्कि हमारी सभी महिला जाति के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया, और कोशिश की जा रही है आज जितनी भी हमारी महिलाएं हैं वो आज बाबा साहब की बदौलत शिक्षा भी ले रही हैं और अच्छे संस्थानों में नौकरियां भी कर रही हैं, और पारिवारिक स्थिति भी उनकी अच्छी और फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे पोजीशन पर हैं। जी, अभी कुछ ही दिनों पहले, 2-4 दिन पहले ही एक जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था उसमें एक संशोधन किया गया है महिलाओं के लिए। जो महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा था वो शायद दोबारा शुरू होने लग गया है। वो इस वजह से, इस कारण कि जेंट्स को और महिला को एक से अतिरिक्त वाइफ या हस्बैंड रखने का उन्होंने आदेश पारित कर दिया। क्या ये सही है? देखिए, मैंने आप धारा 497 की बात कर रहे हैं, मैंने उस बारे में पढ़ा था। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, देखिए कहीं ना कहीं इस चीज़ से महिलाओं को एक तरीके से तो हम देखा जाए कि महिला को आज़ादी है हमारी तरीके से, कि महिलाएं आज एक किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी पुरुष की प्रॉपर्टी नहीं है। एक तरफ से तो हम सोचो तो बहुत अच्छी बात लगती है ये, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे एक राजनीति भी, अगर हम गहन चिंतन करें और ध्यान से सोचें तो कहीं ना कहीं एक राजनीति भी दिखाई देती है। क्योंकि आज के टाइम में आए दिन टीवी में ऐसी खबरें आती हैं दुनिया भर के बाबा हैं, आपने आए दिन टीवी में देखते हैं किसी ना किसी बाबा के ऊपर इस तरह घटना होती है, तो उससे इस तरह अगर किसी महिला के साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है तो कोई ना कहीं इस चीज़ को कह के अपनी आप को बचा सकता है कि ये काम महिला की रजामंदी से हुआ। तो क्या ये जो कानून जो बनाया है वो बाबाओं को सेव करने के लिए बनाया है बस? क्योंकि कोई भी महिला के साथ अगर ज़बरदस्ती होती है, उसका रेप होता है, तो वो अपने शौक़ से तो वो इस तरीके की कोई एप्लीकेशन या FIR वगैरह नहीं दर्ज कराती है। उनका उत्पीड़न होता है जब भी तो वो FIR कराती है। देखिए, हमारे समाज की विडंबना है कि महिलाएं, चाहे उनके साथ कितना भी उत्पीड़न हो जाए, शायद मेरे ख्याल इतनी हिम्मत अभी हमारी महिलाएं नहीं कर पाई हैं कि उनके साथ चाहे कुछ भी होता रहे कि वो आगे आकर FIR दर्ज करा सकें। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि ये कानून इस तरीके का है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से महिला को सशक्त बनाने की भी कोशिश की गई है, और दूसरे हाथ से उसको कमज़ोर करने की भी कोशिश की। कमज़ोर करने का तो मेरे हिसाब से तो पूरा का पूरा प्लान बनाया गया है, क्योंकि एक आम आदमी भी अपनी वाइफ को ये कह सकता है कि भाई मैं तेरे साथ ना रह करके मैं किसी और के साथ रहूँगा। तो जो नॉर्मल लोग भी हैं वो भी अब एकदम से खुले नहीं हो जाएंगे कि मैं दूसरी वाइफ भी लूँगा। मैंने यही आपको बताया ना कि कहीं ना कहीं महिलाएं, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की है कि महिलाओं को हम सशक्त करें, महिला किसी की प्रॉपर्टी ना रहे, लेकिन दूसरे हाथ से ही महिलाओं पर इस तरह के अत्याचार और बढ़ने की संभावना है कि पुरुष कभी भी महिलाओं को किसी के साथ भी इस तरह के मतलब कि संबंध बना सकते हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और कहीं ना कहीं परिवार इससे बिगड़ने की भी संभावना है। मैं एक सवाल और आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। क्या संविधान में जो संशोधन किए जा रहे हैं वो मनुस्मृति के हिसाब से नहीं किए जा रहे क्या, कि मनुस्मृति को भारतीय संविधान में डाला जा रहा है धीरे धीरे? बिल्कुल आपने सही कहा। काफ़ी जो अभी लगातार जो रिसेंट अभी हमारे जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने लगातार ऐसे कई फैसले दिए हैं कि
जैसे काफ़ी सालों से जो फैसले रुके हुए हैं, जिसमें आप चाहे हमारे 1989 का जो कानून था उसके ऊपर है, महिलाओं का जो 497 धारा थी उसके ऊपर है, और अभी अयोध्या के ऊपर हमारा मामला अटका हुआ है। कई फैसले लगातार दिए गए हैं। या तो सरकार को ये लगता है कि हम अगली बार आने वाले नहीं, इसलिए हम जितने अपने हिसाब से हम संशोधन करवा सकते हैं, जितने कानून पास करा सकते हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं। बाकी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आने वाला समय वो क्या बताता है कि संविधान मनुस्मृति के हिसाब से बदल रहा है या वाकई में ही संविधान को बदलने की ज़रूरत है। आप देश की भारतीय नारी हैं, क्या भारतीय नारी के हिसाब से ये जो संशोधन किए जा रहे हैं वो सही है? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे अच्छे फेवर में भी रहती हैं। समय समय पर कई चीज़ें हमारी लिए लगता है कि हमें सुधारना भी चाहिए, लेकिन अब जैसे जो कानून 1989 पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको ज़बरदस्ती मतलब कि स्मूथली एक चीज़ चल रही है, आप उसको ज़बरदस्ती क्यों छेड़ रहे हो? आपने उसको पहले छेड़ा, फिर उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट किया। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले मैंने सुना था ये कह रहे थे कि मैं जीते जी इस आरक्षण को ख़त्म नहीं होने दूँगा, ये बात कही उन्होंने। अरे भाई, आरक्षण चल रहा है, ये बाबा साहब की देन है, आपको उसको छेड़ने की क्या ज़रूरत थी? जब एक चीज़ चलती आ रही है, पहले आप उसको छेड़ रहे हो, फिर बाद में आप क्रेडिट लेने के लिए उसको कह रहे हो कि मैं जीते जी इसको ख़त्म नहीं होने दूंगा। तो ऐसी बात नहीं, कोई चीज़ अगर ज़रूरत है तो उसको हमें चेंज भी करना चाहिए, लेकिन बाबा साहब के संविधान ये हमारा अधिकार है, आरक्षण का अधिकार हमारा है, इसको चेंज करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। कितना % भारत पीछे चला गया इन 4 सालों? 4-5 सालों से मुझे तो लगता है काफ़ी चीज़ें, मतलब कि ये लगा लो नौकरियां हमारी ख़त्म हो गई हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो इतना सफ़र कर रहे हैं। अब पिछले साल मेरे ख्याल से 11 लिस्ट आई थी DU में, जब एडमिशन हुए थे 11 लिस्ट आई थी। इस बार 6 लिस्ट आने के बाद 7th और 8th लिस्ट बहुत टाइम बाद निकाली गई। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे जानकारी है 8 लिस्ट से ज़्यादा यहाँ पर नहीं निकाला गया, जबकि लास्ट ईयर 11-12 लिस्ट आई हैं। तो इससे पता ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा संविधान पीछे जा रहा है। तो आप इस संविधान को पीछे ना जाए उसके लिए कुछ ठोस कदम उठा रहे हैं अपनी संस्था के रूप में? देखिए सर, मैं सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों के बीच में बाबा साहब के विचारों के प्रति सजग ना होना सबसे बड़ा कारण है। जब तक हमारा देश, हमारे जो लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, बाबा साहब के विचारों के प्रति सजग नहीं होंगे, जानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, और हमारी आने वाली युवा पीढ़ी जब तक बाबा साहब को नहीं पढ़ती है, तो जब तक उनमें जागृति नहीं आएगी। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी यूनियन लगातार कुछ ना कुछ काम करती रहती है, और इसी के तहत कल संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक मंच के तत्वाधान में रविवार सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर जय भीम मार्च का आयोजन किया जा रहा है। जो हमारी यूनियन, ये प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक की हमारी यूनियन है, जिसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी प्राइमरी से विश्वविद्यालय स्तर तक के न केवल शिक्षकों को बल्कि अपने युवाओं को और बहुजन समाज के सभी लोगों को आमंत्रित करती हूँ कि आप सभी आएँ और जय भीम मार्च में शामिल हों और इसे सफल बनाएं, ताकि कहीं ना कहीं हम बाबा साहब के विचारों को फैलाने का प्रयास करें, ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हों और अपने संविधान को बचाने में एक सक्षम भूमिका निभा सकें। संविधान को बचाने में अपनी भूमिका निभाएं। जय भीम का नारा जो है वो एक ऐसा नारा है कि आप जहाँ भी बोलेंगे वहाँ एक ज़बरदस्त ऊर्जा आएगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।